हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरियन क्लासेस 2.0 पे। अब तक हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली है DLS-01 की, और अभी हम चौथी यूनिट कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें आपको थ्योरी नोट्स प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें वर्गीकरण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं। इसमें विषय प्रवेश यानी कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है क्या नहीं, ये इंट्रोडक्शन में ही पता चलता है कि इस यूनिट में क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेवी दशमलव वर्गीकरण पद्धति यानी कि DDC विश्व की सबसे लोकप्रिय और सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है। यह पद्धति मुख्य रूप से शुद्ध अंकन और परिगणनात्मक यानी कि यह शुद्ध अंकन पर आधारित है। जो CC यानी कि कॉलम क्लासिफिकेशन है वो मिश्रित अंकन पर आधारित है। मैंने ये आपको यूनिट 3 में पढ़ाया भी था, दोबारा भी बता दिया है। तो देखिए चलो आगे शुरू करते हैं। जहाँ द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में वर्गीकार को वर्गांक स्वयं बनाना पड़ता है, यानी कि जो वर्गीकार यानी कि जो वर्गांक बनाने वाला है उसको वर्गांक स्वयं बनाना पड़ता है। वहीं DDC में अधिकांश विषयों के बने बनाए वर्गांक अनुसूची में मिल जाते हैं। उद्भव एवं विकास यानी कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट प्रणेता। इस पद्धति के जनक मेलविल लुइस कोसुत भी है, जिन्हें आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक माना जाता है। प्रथम संस्करण, ये जो DDC का जो प्रथम संस्करण है, मैंने आपको जो कॉलम क्लासिफिकेशन है उसका भी बताया था। प्रथम संस्करण मैंने बोला भी था कि प्रथम संस्करण और तृतीय संस्करण और जो 6th संस्करण और पंचम संस्करण, ये आपको याद रखनी है, पूछे भी जाते हो। और अभी आप ये जो DDC का प्रथम संस्करण है और ये जो उसका नाम है ये आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और अब इस बार ये क्वेश्चन आएगा भी, आपको वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जो लगा बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं, फिर आप इसे भूल जाते हो। तो आप वही पढ़ो जो एग्जाम में आएंगे, ऐसे इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, DDC का जो प्रथम संस्करण है वो 1876 में आया था, और इसका जो नाम है ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटालॉगिंग द बुक्स एंड टेम्पलेट्स ऑफ लाइब्रेरी नाम से अज्ञातनाम प्रकाशित हुआ। इसमें केवल 44 पृष्ठ थे, ये याद रखना। इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ 44 ही पृष्ठ थे। इसका नाम याद रखना, इसका संस्करण याद रखना। विकास, जो समय के साथ इसमें निरंतर सुधार हुए और इसके 23 से अधिक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, यानी कि इसके जो 23 से अधिक है ना वो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। डिप्लोमा पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से इसके 19वें संस्करण, जो 19वां संस्करण है वो 1969, ये याद रखना, का अध्ययन किया जाता है, जो 3 खंडों में किया जाता है। यानी कि जो 19वां संस्करण है, अभी आप DLS-03 के जो एग्ज़ाम दोगे उसमें DDC की किताब नहीं सॉरी, DLS-02 का जो एग्ज़ाम दोगे उसमें DDC की जो 19वें संस्करण की जो बुक है उससे आपको कोड बनाने पड़ेगा। कुछ कोड आपको बने बनाए मिल जाएंगे, कुछ आपको ढूंढने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। तो उसमें जो है 19वें संस्करण का प्रयोग किया जाता है। उसमें 3 बुक्स होती है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। यानी कि जो 19वें संस्करण है उसमें 3 बुक होती है, यानी कि उसके 3 खंडों में विभाजित किया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 19वें संस्करण का जो प्रारूप है वो देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ 19th एडिशन। चलिए, DDC का 19वां संस्करण मुख्य रूप से 3 खंडों में प्रकाशित हुआ, यानी कि जो खंड 1 है उसमें भूमिका सारणियाँ यानी कि इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स। इसमें पद्धति का उपयोग करने के लिए नियम, 3 मुख्य संशय को यानी कि समराइज की सूची और 7 सहायक सारणियाँ दी गई, यानी कि जो 3 मुख्य संक्षेप को और जो 7 सहायक सूचियाँ हैं जो इस प्रथम भाग में दी गई है। इन सारणियों का यानी प्रथम भाग यानी कि वॉल्यूम 1 की जो बुक है उसमें इन सारणियों का स्वतंत्र उपयोग नहीं होता, इन्हें अनुसूची के वर्गांक के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि इनका जो सारणी है इनका उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, इन्हें अनुसूची के वर्गांकों के साथ जोड़ा जाता है। इसमें जो खंड 2 है अनुसूची यानी कि जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें अनुसूची के बारे में बताया गया। इसमें ज्ञान जगत के सभी वर्ग के विषयों को 000 से 999 के बीच तार्किक और श्रेणीबद्ध क्रम में व्यवस्थित करने के वर्गांक थे। यानी कि जो इस अनुसूची 2 में है उसमें जो विषयों का वर्गीकरण है वो 000 से 99 तक किया गया है, 99 तक किया गया है। जो श्रेणीबद्ध क्रम में व्यवस्थित करने
करके उन्हें वर्गांक दिए गए, यानी कि जो इन वर्गों में 00 से 99 के बीच तारीखों को श्रेणीबद्ध क्रम में व्यवस्थित करके उन्हें वर्गांक दिए गए हैं। यानी कि जो खंड 3 है इसमें सापेक्षिक अनुक्रमिका यानी कि रिलेटिव इंडेक्स मिली गई है। वर्णानुक्रम A to Z यानी कि ये जो है इंडेक्स है वर्णानुक्रम यानी A to Z मिलेगा। इसमें A से जो जितने भी कोड बने हैं वो A पर ही होगी, उनकी मतलब कि क्रम से उनकी सूची मिलेगी आपको। जो खंड 3 है उसमें यानी कि वॉल्यूम 3 में। अब 3 संक्षेपक यानी कि 3 समराइज। ये डीडीसी में संपूर्ण ज्ञान जगत को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रथम संक्षेप यानी कि 10 मुख्य वर्गों में ज्ञान जगत को 10 बड़े भागों में बांटा गया, जैसे कि 00 पर सामान्य ज्ञान को रखा गया है, 100 पर दर्शन शास्त्र को, 300 पर समाज विज्ञान को, 500 पर शुद्ध विज्ञान को, 600 पर तकनीकी को। यानी कि जो प्रथम संक्षेप है उसमें 10 मुख्य वर्ग बांटे गए हैं 00 से लेकर 99 तक। और जो द्वितीय संक्षेप है उसमें 100 जो 10 मुख्य वर्ग है उसको 100 विभाग में विभाजित कर दिया गया है। यानी कि प्रत्येक मुख्य वर्ग को पुनः 10 भागों में बांट दिया है। जैसे 300 समाज विज्ञान के अंतर्गत, 320 राजनीति विज्ञान यानी कि 330 अर्थशास्त्र विज्ञान की एक विभाग उसको 10 उप विभागों में बांट दिया गया है। अब तृतीय संक्षेप यानी कि 1000 अनुभाग यानी कि जो 100 विभाग थे उन्हें विभाजित कर उनका और भी सूक्ष्म स्तर पर विभाजित कर उन्हें 1000 अनुभाग में विभाजित कर दिया गया। इन्हें और सूक्ष्म स्तर पर 1000 विषयों में विभाजित किया गया है। यानी कि अब इसकी प्रमुख विशेषताएं पढ़ते हैं दोस्तों। प्रमुख विशेषताएं शुद्ध अंकन। जो डीडीसी है इसमें केवल इंडो अरेबिक अंकों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये जो 0 से 9 की संख्या है उनका उपयोग किया जाता है। और ये शुद्ध अंकन है, इसमें किसी भी प्रकार के कोमा अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए इसका अंकन शुद्ध अंकन कहलाता है। 3 अंकों के बाद आंखों के आराम के लिए दशमलव का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो 3 अंक आ गए, जैसे कि मान लीजिए 101 आ गया या फिर 202 आ गया, यानी कि जो 3 अंक है उनके बीच में उनके 3 अंकों के बाद एक कोमा का प्रयोग किया जाता है, जिससे आंखों को आराम मिलता है। जैसे कि एक बड़ी संख्या होगी 20225 अब इसमें 3 के बाद एक कोमा लगा दिया जाता है, जिससे हमें अंकों को देखने में भी आसानी होती है और पढ़ने में आसानी होती है, जिससे हमें हमारी आंखों को आराम मिलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, जिसमें अंकन लिखने पढ़ने और याद रखने में बेहद सरल हो जाता है। सोपानिक व्यवस्था। डीडीसी का अंकन सोपानिक क्रम प्रदर्शित करता है। यानी इसमें जैसे जैसे दाईं ओर बढ़ते जाते हैं, यानी कि इस ओर जब बढ़ते जाते हैं तो विषय स्थूल से सूक्ष्म होता चला जाता है, यानी कि बड़े से छोटा होता जाता है। सूक्ष्म तो आप समझते होंगे, छोटा होता जाता है। हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो जो वस्तु है, जो बड़ी चीज़ें हैं वो छोटी होती जाती है। जैसे कि 610 राइट रो चिकित्सा विज्ञान, फिर उसके बाद 616 में मानव रोग हो गया, 616.2 इसमें श्वसन प्रणाली रोग हो गया। यानी कि जो सबसे बड़ा चिकित्सा विज्ञान सबसे बड़ा भाग है, उसके अभी उसको है ना और जैसे भी बाईं ओर चलती जाती है उसको छोटे छोटे विभाग उनके उसके और भी सूक्ष्म विभाग विभाजित होता जाता है। अब हम 7 सहायक श्रेणियां पढ़ते हैं। 19वें संस्करण में वर्गांकों को विशेषता प्रदान करने के लिए 7 सारणियां दी गई है। सारणी 1 मानक विभाजन, जैसे शब्दकोश के लिए 03। सारणी 2 भौगोलिक उप विभाजन, जैसे कि भारत के लिए 54। यानी कि जो भौगोलिक उप विभाजन है उसमें भारत के लिए 54 नंबर का प्रयोग किया गया है। सारणी 3 से 7 यानी कि साहित्यिक, भाषाई, प्रजाति और व्यक्तियों से संबंधित उप विभाजन। सापेक्षिक अनुक्रमिका यह डीडीसी की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें किसी विषय के अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए पहलुओं को वर्णानुक्रम में एक ही मुख्य शब्द के नीचे ला दिया जाता है। जैसे लेबर शब्द के नीचे उससे जुड़े संगठन, कानून और अर्थशास्त्र से संबंधित सभी वर्गांक एक साथ मिल जाते हैं। यानी कि जो सापेक्षिक अनुक्रमिका है उसमें डीडीसी की जो सबसे बड़ी विशेषता वो यह है कि किसी भी विषय के अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए पहलुओं को वर्ण अनुक्रम में कर एक ही मुख्य विषय के नीचे ला दिया जाता है। जैसे कि लेबर शब्द है उसके नीचे उसके संगठन, कानून और जैसे अर्थशास्त्र से संबंधित सभी वर्गांक एक ही साथ में मिल जाते हैं। यानी कि बड़े विषय के नीचे उसके सभी जो वर्ण अनुक्रम है वो मुख्य शब्द है वो एक ही शब्द के नीचे ला दी जाती है। इसकी कमियां और सीमाएं देखते हैं। देखिए कमियां और सीमाएं।
सीमित आधार यानी कि केवल 0 से 9 अंकों के प्रयोग के कारण इसका आधार छोटा है, यानी कि जो रोमन अरबिक अंकों का प्रयोग हो रहा है इसमें इसमें ये इसका आधार है वो बहुत छोटा है, जिससे नए विषयों को बिना क्रम बिगाड़े जगह देना कठिन है। यानी कि अगर हम क्रम नहीं बिगाड़ेंगे तो जो नए विषय उनको इसमें स्थान देने में समस्या ही प्रकट होती हैं। जैसे अभी हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, दोषपूर्ण व्यवस्थापन, यानी कि संबंधित विषयों को दूर रख दिया जाता है। जैसे भाषा भाषा के अंदर साहित्य आता है, यानी कि साहित्य, तो इसे भाषा से बहुत ज़्यादा दूर रख दिया गया। जैसे भाषा को 400 पे रखा है और साहित्य को 800 पे, तो इसके बीच में अन्य विषयों को डाल दिया गया है, जबकि यह दोषपूर्ण अवस्था है। देखिए पश्चिम और अमेरिकन पक्षपात, इसमें ईसाई धर्म 220 से 289 और अमेरिका के इतिहास भूगोल को बहुत अधिक विस्तार दिया गया है, जबकि प्राच्य देशों जैसे भारत के धर्म और दर्शन उनकी संस्कृति में बहुत कम स्थान मिला। यानी कि जो इसमें जो पश्चिमी अमेरिकी पक्षपात, यानी कि जो अमेरिका के बारे में इतिहास है, ईसाई धर्म है, उसको बड़ी विस्तार से समझाया गया है। और जैसे भारत के धर्म हो गए, दर्शन हो गए, संस्कृति, इसको बहुत ही सूक्ष्म यानी कि बहुत ही कम स्थान मिला है। तो चलिए हमें अभी अब हम इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। हम इसके महत्वपूर्ण जो आंसर है वो देखेंगे, आंसर और क्वेश्चन सॉरी, तो जो एग्ज़ाम में आएंगे हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पीडीएफ बनाने में भी टाइम लगता है, उसे क्रिटिसाइज करने में भी टाइम लगता है, उसके आंसर भी ढूंढने पड़ते हैं, क्वेश्चन भी बनाने पड़ते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ढूंढने पड़ते हैं, आपके लिए वीडियो बनानी पड़ती है, वीडियो एडिट करनी पड़ती है, फिर डालनी पड़ती है। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए दोस्तों। अभी हमारे सिर्फ 35 ही सब्सक्राइबर है, आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। आप जुड़िए हमारे साथ और बिना किसी शुल्क के फ्री में क्लासों का लाभ लीजिए। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन क्लासेस 2.0 नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डीडीसी का प्रथम संस्करण किस वर्ष और किस नाम से प्रकाशित हुआ? ये मैंने आपको बोला था कि याद रखना ही आएगा, और आप याद रखना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और जब आपको ये क्वेश्चन मिले तो आप मेरे को कमेंट में आके बता देना कि हाँ मैडम हमें ये क्वेश्चन मिला था और आपने बताया। मैं जो आपको क्वेश्चन बता रही हूँ वो लगभग आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ऐसे नहीं है कि हम जो आ गया है वो पढ़ा दिया, किसी चीज़ की नॉलेज ना हो, आपको जो भी पढ़ा दिया आ गया है वो कोई भी हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब आपको स्पष्ट और शुद्ध शब्दों में और बहुत ही ज़्यादा विस्तार से ना पढ़ाकर कम ही शब्दों में ज़्यादा समझाने का प्रयत्न रहता है, जिससे आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो जो इसका जो प्रथम संस्करण है वो 1876 में प्रकाशित हुआ, और इसका जो फुल नेम है वो देखिए, ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग द बुक्स एंड पेम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी नाम से प्रकाशित हुआ। डीडीसी के 19वें संस्करण के तीनों खंडे के नाम लिखिए, यानी कि जो मैंने आपको 19वें संस्करण के जो 3 वॉल्यूम्स बताई थी उनके नाम लिखने हैं। जो पहला खंड है उसमें इंट्रोडक्शन है और टेबल है, जो खंड 2 है उसमें शेड्यूल है, और जो खंड 3 है उसमें रिलेटिव इंडेक्स है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। देखिए अन्य जो अतिलोकात्मक क्वेश्चन है ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि ये आपको ज़्यादा स्कोर करने में मदद करे। जो बड़े क्वेश्चन है वो तो आपको पता है भी, हाँ जो इम्पोर्टेंट है वो बड़े वाले इसमें दिखा देते हैं। अतिलोकात्मक क्वेश्चन है जो आपको करने अनिवार्य है, उसमें तो आप बड़े वाले उसमें 2 भी कर सकें, उसमें से आपको 5 में से 3 करने होते हैं। पर ये आपको इसमें लिखा होता है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, तो आपको अतिलोकात्मक प्रश्न याद रखने चाहिए। ये छोटे क्वेश्चन है और ये आपको स्कोर भी ज़्यादा करवाते हैं, कम शब्दों में ज़्यादा स्कोर करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो डीडीसी प्रणाली है उसमें किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी दोबारा बता रही हूँ। शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। जो कुलन क्लासिफिकेशन है उसमें मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें केवल सिर्फ हिंदी अरबिक अंकों के 0 से 9 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए डीडीसी शुद्ध अंकन पर आधारित है। अब हम लघुत्तर के प्रश्न पढ़ते हैं। लघुत्तरी प्रश्न, डीडीसी की सापेक्षिक अनुक्रमिका यानी कि रिलेटिव इंडेक्स के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए हम देखते हैं। उत्तर सापेक्षिक अनुक्रमिका वर्गीकार के लिए एक अत्यंत उपयोगी उपकरण है। मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्गीकार यानी कि जो वर्गीकरण करते हैं। जैसे हम अभी DLS 02 का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जो कोड जो नाम दिए हुए हैं हम उसका वर्गीकरण करेंगे, तो हम वर्गीकार कहलाएंगे। देखिए
अभी आगे बढ़ते हैं। अनुसूची में जब एक ही विषय के अलग अलग पहलू ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में बिखर जाते हैं तो यह अनुक्रमिका उन सभी पहलुओं को वर्णानुक्रम में एक ही स्थान पर एकत्रित कर देती है। इसके माध्यम से वर्गीकार किसी भी विषय का बना बनाया वर्गांक आसानी से हो सकता है। यानी कि जो यह अनुक्रमिका है उसमें जो सभी पहलू हैं उनको वर्णानुक्रम में एक ही स्थान पर एकत्रित किया जाता है, जिसके माध्यम से वर्गीकार किसी भी विषय का बना बनाया वर्गांक आसानी से हो सकता है। देखिए डीडीसी में समृद्धि सहायक जो क्वेश्चन 2 है, डीडीसी में समृद्धि सहायक गुणों को उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि जो डीडीसी है उसमें जो निमोनिक्स है उसको उदाहरण से समझाना है हमें। तो डीडीसी में कुछ निश्चित विचारों या भौगोलिक क्षेत्रों के लिए सर्वत्र एक ही अंक निर्धारित होता है। जैसे भारत के लिए 54 शब्द का यूज, यानी कि जो ये स्मरण रखना है हम हमारे लिए स्मरण कर लिया है कि जो भारत का जो कोड है वो हमेशा 54 ही है डीडीसी में, और जो कोलन क्लासिफिकेशन है उसमें 44 है, मैंने बताया भी था। चलिए उदाहरण के लिए सारणी 2 में भारत के लिए 54 अंक निर्धारित है। चाहे यह भारत का इतिहास लिखना हो, जैसे कि भारत के इतिहास के लिए 9 का कोड प्रयोग किया गया है, तो और उसके आगे 54 यानी कि इंडिया का कोड 54 दिया गया है, तो इसमें 954 यानी कि भारत का भूगोल, तो इसमें भारत के लिए दिया गया है 9 सॉरी हाँ 9, और जो भूगोल है उसके लिए दिया गया 15.4। चलिए दोनों ही जो स्थानों पर 54 का प्रयोग भारत की पहचान के रूप में याद रखना आसान बनाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद हमारी ये जो यूनिट 4 है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डेवी दशमलव वर्गीकरण पद्धति की प्रमुख विशेषताओं और इसकी सीमाओं का विस्तृत विवेचना कीजिए। उत्तर, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं वो है सरल और शुद्ध अंकन, यानी कि 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग होने के कारण इसे समझना, लिखना और अलमारियों में किताबों को व्यवस्थित करना बहुत आसान है। जो इसमें सरल और शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है, इसके आधार पर हमें इसे पढ़ने में, समझने में, लिखने में और अलमारियों में किताबों को व्यवस्थित करने में बहुत आसानी होती है। सोपानिक क्रम, अंकों की बनावट से ही विषय के सामान्य से विशिष्ट होने का पता चल जाता है। यानी कि जो विषय है, जो अंकों की जो बनावट है उससे विषय के सामान्य से विशिष्ट होने का भी पता चल जाता है। सहायक सारणियों का प्रावधान, सारणियों का प्रावधान, जो 7 सहायक सारणियों की मदद से मुख्य वर्गांकों के साथ समय, स्थान, भाषा और रूप को जोड़कर सहविशिष्ट वर्गांक बनाए जा सकते हैं। यानी कि जो सहायक सारणियाँ हैं उसमें जो मदद से है, जो मुख्य वर्गों के साथ जो समय, स्थान, भाषा और रूप को जोड़ने पर जो सहविशिष्ट वर्गांक बनाए जाते हैं उसे सहायक सारणियों का प्रावधान है। इसमें तत्व संशोधन नीति, यानी कि जो पिछले 140 से अधिक वर्षों में इसके निरंतर नए संस्करण आते जा रहे हैं। यानी कि जो इसके नए संस्करण हैं वो पिछले 140 से अधिक वर्षों से इसमें जो निरंतर नए संस्करण आ ही रहे हैं, जिससे यह आज भी प्रासंगिक बनी हुई है, यानी कि जिससे आज भी इसमें निरंतरता बनी हुई है। इसकी जो सीमाएँ हैं, कमियाँ हैं वो देखते हैं। अमेरिकन और पश्चिम पक्षपात, यानी कि जो डेवी डेसिमल जो वैज्ञानिक है जिन्होंने इस डीडीसी का पद्धति का प्रतिपादन किया था वो अमेरिका के थे, तो उन्होंने पक्षपात के आधार पर जो अमेरिका की जो पद्धति के जो अमेरिका के रहने वाले होने के कारण उन्होंने इस डीडीसी में ईसाई धर्म और पश्चिमी देशों के इतिहास भूगोल को मुख्य वर्गों में फैलाया, जैसे मुख्य वर्गों में लिखा है। लेकिन जबकि अन्य वैश्विक संस्कृतियाँ जैसे कि भारत का जो भारत का जो संस्कृति कल्चर है उसे बिल्कुल ही निम्न यानी कि थोड़े से ही सूक्ष्म स्थानों पे रखा गया है, ये सूक्ष्म वर्गों में विभाजित कर दिया गया। जैसे भारतीय दर्शन हो गया, संक्षिप्त स्थान देकर उपेक्षित किया गया, यानी कि जो अमेरिका के लिए इन्होंने विस्तृत स्थान दिया, जबकि भारतीय दर्शन जैसे विषयों को उन्होंने संक्षिप्त स्थान दिया है। इसमें दोषपूर्ण संख्या है, यानी कि भाषा विज्ञान, जिसमें भाषा विज्ञान हो गया इसको 400 पे रखा और साहित्य को 800 पे, यानी कि इन्हें बहुत दूर दूर रख दिया गया, जबकि एक दूसरे से संबंधित है। जैसे सभी विषयों को एक दूसरे से काफ़ी दूर रखा गया है। संकुचित आधार, 10 मुख्य वर्गों की सीमा के कारण ज्ञान जगत के तीव्र विकास और नए विषयों को इनमें समाहित करने की कठिनाई होती है। यानी कि जो 10 मुख्य वर्ग है उनकी सीमा के कारण जो ज्ञान जगत के जो तीव्र विकास और नए विषयों को इसमें समाहित करने में कठिनाई होती है।
तो दोस्तों आज की हमारी ये यूनिट 4 कंप्लीट हो गई है। देखिए दोस्तों, ये 20 मिनट की या फिर 21 मिनट की आपकी वीडियो होगी, जिसमें आपकी देखो एक यूनिट कंप्लीट करा दी गई है। जहाँ की लोग आपको 40-40, 45-45 घंटे तक की वीडियो लेते हैं, वो समझा भी ढंग से नहीं पाते। इसमें आपको थोड़ी नोट्स भी मिले हैं, क्वेश्चन भी मिले हैं, जबकि लोग आपको घंटा घंटा की वीडियो लेकर सिर्फ क्वेश्चन करवाते हैं, थोड़ी बिल्कुल भी नहीं बनाते। जब आपको थोड़ी ही नहीं आएगी तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे? पीछे का अगर आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए कि आप टेंस इसमें आपको टेंस के कोड भरने, तो जब आपको टेंस के रूल ही नहीं पता तो आप कैसे कोड करोगे? तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करो। तो दोस्तों लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और फुल सपोर्ट दिखाइए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आज मैंने आपको बताया भी था कि जो कोलिन क्लासिफिकेशन है उसका छठे संस्करण कब प्रकाशित हुआ। तो आप इसका जो आंसर है वो हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हमें भी तो पता चले कि आपने कितना पढ़ा है अभी तक और कितना आपको याद हुआ है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।